दोस्तों 1 मई 2013 जब पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत घबराहट भी थी। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके लिए प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी और वो पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी उनके साथ में जाती है। 1 मई 2013 प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन के अंदर एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और वो कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता और कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता। सुबह के 8 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन के सफर के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस करती है, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चलती है, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे होते हैं। अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा है और उसके कदम रुक जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर ट्रेन में उसके सामने बैठा हुआ था। प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और उस डिब्बे में रखी चीज को प्रीति के चेहरे पर जैसे ही वह फेंकी हुई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, दोस्तों अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाने लगती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं और दूसरे पैसेंजरों की भी वहां पर भीड़ लग जाती है। प्रीति के पिता और चाचा चाची प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, तभी एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग जाते हैं और उन्हें भी जलन महसूस होने लगती है। फिर भी वे सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जब वह नकाबपोश लड़का एसिड फेंकने के बाद वहां से भागने लगा, प्रीति की चीख सुनते ही उसके पास खड़ा समीर शेख नाम का लड़का उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश सभी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर आती है और समीर के बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करती है और इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठे करती है। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हो गए थे, जिस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सकता। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी और धीरे धीरे यह खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि अपराधी का कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार कर लिया था। और दोस्तों इसी बीच पवन कुमार नाम के एक लड़के का फोन प्रीति की बहन तन्नू के पास आता है और वो उससे प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी, जिसकी जानकारी तनु अपने माता पिता को देती है और उसका पिता पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देता है कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। जिसके बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति पेपर पर 3 लोगों के नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन। प्रीति कहना चाहती थी कि स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक है, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा, जिससे पुलिस अनुमान लगाती है कि हो सकता है पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका हो और वह जानना चाह रहा होगा कि प्रीति मर गई है या जिंदा है। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। प्रीति की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी हो चुकी थी, मगर हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी और प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं।
दोस्तों डॉक्टरों को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। तो देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें प्रीति की इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग होती है कि जल्दी से जल्दी प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था। भी मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। और बाद में पुलिस भी पवन के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। जिसके बाद प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी से जांच की मांग करते हैं और कोर्ट यह मांग मान भी लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। जिसके बाद सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर नाम का एक लड़का, जो कि प्रीति से बहुत प्यार करता था, उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। और पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहां थे। इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान है। यह जख्म के निशान वैसे ही थे जैसे किसी एसिड के जलने से होते हैं। कुछ ही समय की पूछताछ के बाद यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। और इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी और इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा, जिसके बाद वो उनके साथ ट्रेन में सवार हो गया। अंकुर बताता है कि वो तो ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी अंकुर के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं थे। इसलिए पुलिस अंकुर के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है और अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। जिसके बाद अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म की जाती है। आइडेंटिफिकेशन के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, जिसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा था। उन गवाहों में से समीर शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि वह यही लड़का है जिसने एसिड फेंका था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वह गमछा हट गया था। सभी पुख्ता सबूत होने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी मानते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है, जिसके बाद अंकुर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों अंकुर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।